नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 1 के फुल सॉल्व क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हम जो है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं कराएँगे क्योंकि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करा दिए हैं। और इनके साथ-साथ जो है हम आपको एवरीडे 25 क्वेश्चन की एक बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो डालते हुए चलेंगे, तो उनको जो है आपको देखते हुए चलना है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 80 शब्दों में पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को जर्मन यूनिफिकेशन भी कहते हैं। तो यानी कि जर्मनी के जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसको जो है जर्मन यूनिफिकेशन भी कहते हैं। और जर्मनी के एकीकरण के पीछे ओटो वॉन बिस्मार्क का अहम योगदान रहा है। यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वो किया था ओटो वॉन बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया। और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में इन घटना का योगदान रहा है। कौन-सी घटनाएँ हैं? जिनमें है 1848 में जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग ने फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ हैं? जिनमें 1848 में जो है जर्मन संघ ने जो है उदारवादी मध्य वर्ग ने फ्रैंकफर्ट संसद में जो है वहाँ की जो संसद है उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। उसमें जो है जर्मन को एक राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा था, यानी कि जर्मनी को जो है एक देश बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन राजशाही और फौज की ताकत ने इसे दबा दिया, यानी कि उसे जो है एक राष्ट्र नहीं बनने दिया। 1860 के दशक में प्रशा के तत्कालीन मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े। इन तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जो वहाँ के एक मंत्री थे जिनका नाम है ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने जो है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े और इन तीनों युद्धों में जो है उनकी जीत हो गई और इस प्रकार जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। और सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों को जर्मन संघ में शामिल किया गया। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का शहंशाह घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में किया गया और इस प्रकार जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कब हुआ? 1871 में हुआ। और वहाँ का राज्याभिषेक जो जर्मन सम्राट था वो कौन था? वो था विलियम प्रथम। अब हमारा सेकंड प्रश्न आता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया? तो इसमें जो है हमें पूछा गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है उसे क्यों अपनाया गया? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने की कई वजह हैं, जिनमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हो सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय लेने की जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। यानी कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जो है सभी नागरिकों को जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए इसमें जो है बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हो सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने की जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों की ही होती है और ये प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगर वे लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधियों के पास किसी खास क्षेत्र में विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता हो सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में समाज के अलग-अलग समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। यानी कि ये प्रतिनिधि जो होते हैं, वो होते हैं लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं और यदि अगर वो जो है लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो उन्हें जो है पद से भी हटाया जा सकता है। और इस लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञता का इस्तेमाल भी किया जाता है और चुने हुए प्रतिनिधियों के पास किसी खास क्षेत्र में विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता होनी चाहिए, जैसे कि कला में होनी चाहिए, विज्ञान में होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी किसी भी में होनी चाहिए। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है समाज के अलग-अलग समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया जाता सकता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैव संसाधन, तो ये संसाधन जो है जीवमंडल से आते हैं और इनमें जीवन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पौधे, जानवर, मछलियाँ, पशुधन आदि। तो ये कैसे होते हैं? ये जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन भी होते हैं जो कि जिनमें जीवन होता है
और वो जो है मनुष्य हो सकते हैं, मनुष्य हैं, पौधे, जानवर, मछलियाँ, पशुधन आदि ये जो सभी क्या हैं, ये जैव संसाधन हैं। और अब आते हैं अजैव संसाधन। तो ये संसाधन निर्जीव पदार्थों से आते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, पृथ्वी, चट्टानें, सूरज का प्रकाश आदि अजैव संसाधन हैं जो कि 2 तरह के होते हैं जिनमें एक होता है समाप्य और एक होता है असमाप्य। आगे आता है भूमि और जल नवीकरणीय योग्य अजैव संसाधन है जबकि लोहा और बॉक्साइट अनिनवीकरणीय जो है वो योग्य संसाधन है, यानी कि भूमि और जल जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है और लोहा और बॉक्साइट जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन इसको कहते हैं हम इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसे हिंदी में कहते हैं हम विश्व व्यापार संगठन और इसे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको डब्ल्यूटीओ। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में व्यापार से जुड़े हुए नियमों विनियमों को नियंत्रित करता है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों के कल्याण में सुधार करना है। इसके लिए यह निश्चित करना होता है कि इसके सदस्यों के बीच व्यापार सुचारू रूप से पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से चलना चाहिए। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत 1995 से इसका सदस्य यानी कि संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में इसमें कुल 159 देश देश शामिल हैं। व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव को रोकना इसका एक मकसद है। व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए इसमें स्वतंत्र विवाद समाधान का प्रावधान होता है। तो ये जो है सभी देशों के आपस के संबंध के जो है व्यापार होता है उनमें जो है सभी में भागीदारी करता है उनको जो है और उनमें अगर कभी भी जो विवाद होता है तो उन्हें भी सुलझाने में मदद करता है। और इसमें जो है वर्तमान में कुल 159 देश शामिल हैं और भारत भी जो है इसका एक संस्थापक सदस्य देश है जो कि 1995 ईस्वी में था। अब आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको लगभग 150 शब्दों में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कौन से प्रतिबंध लगाए थे? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रेस पर कई प्रतिबंध लगाए थे जिनमें एक है देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम 1978। तो इस अधिनियम को लेटिन ने पेश किया था। लेटिन मतलब जो लॉर्ड लेटिन था। इसका मकसद समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोही लेखों को रोकना था। इस अधिनियम से अंग्रेजों और देसी भाषा के समाचार पत्रों के बीच विभेद भेदभाव किया गया। अगला आता है लाइसेंसिंग अधिनियम 1823। तो इस कानून के तहत बिना लाइसेंस के प्रकाशन को अवैध घोषित कर दिया गया था। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से भारतीय भाषा या भारतीय संपादन वाले समाचार पत्रों पर लगाया गया था। और अब आता है नेक्स्ट इसमें प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799। तो साल 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित किया था। इसका मकसद फ्रांसीसियों को ऐसी अफवाहें फैलाने से रोकना था जिनसे भारतीयों के बीच ब्रिटिश प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा जा सकता है। और साल 1835 के अधिनियम के मुताबिक प्रकाशन के लिए प्रकाशन के स्थान की जानकारी देना जरूरी था। और साल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने बिना लाइसेंस के मुद्रणालय रखने और उनका इस्तेमाल करने पर 1 साल के लिए रोक लगा दी थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें ये गुण होते हैं जिनमें लोकतंत्र में जनता की इच्छा के मुताबिक शासन होता है और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाता है और कानून के सामने सभी की बराबरी होती है और लोकतंत्र में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस टाइम पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये लिंग भेद ये जो है काफी धर्म के नाम पर तो इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं कि आप पूछो ही मत। तो लेकिन आपको जो है इन चीजों में नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
इसीलिए इन बेकार की फालतू की बातों पर आप जो है, इनसे बिल्कुल ही दूर रहें तो अच्छा है। और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की आज़ादी होती है और लोकतंत्र में टकरावों को टालने संभालने का तरीका होता है और गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में विचार विमर्श के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है कि इसमें जो है जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है और इसमें जो है सभी नागरिकों को जो है अपने विचार जो है व्यक्त करने की आज़ादी होती है और टकरावों को टालने और संभालने का तरीका और गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। और लोकतंत्र में जो है नागरिक को जो है अधिकार जो है सुरक्षित रहते हैं। और लोकतंत्र में क्रांति का भय नहीं होता क्योंकि जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर होता है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं। संस्कृत में लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो ये जो है लोकतंत्र व्यवस्था है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में संचार के कई साधन निम्नलिखित हैं जिनमें एक है टेलीफोन। तो संचार का सबसे तेज साधन है टेलीफोन की सुविधा। आजकल सभी शहरों, कस्बों और ज्यादातर गांवों में उपलब्ध है। एसटीडी और आईएसडी के जरिए हम दूर के शहरों और देशों में लोगों से बात कर सकते हैं। अगला आता है सेल्यूलर फोन। सेल्यूलर फोन तो इसका तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। और समाचार पत्र, तो यह दुनिया के हर कोने में लोगों की राय, जानकारी और समाचार देता है। भारत में समाचार पत्र और पत्रिकाएं अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। रेडियो और टेलीविजन, तो ये समाचार के लोकप्रिय साधन हैं। दूरदर्शन पर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सामग्री हर समय उपलब्ध रहती है। तो समाचार पत्र ये जो है दुनिया के हर कोने में मिल जाता है और भारत में जो है ये जो है अंग्रेजी भाषा में भी छपता है और जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनमें भी छपता है। और रेडियो और टेलीविजन तो ये जो है ये समूह संचार के लोकप्रिय साधन है और दूरदर्शन पर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। और अब इसमें आता है नेक्स्ट आता है डाक। तो यह संचार का एक बहुत ही व्यापक तरीका था। पोस्ट कार्ड, मेल और पैकेज डाक प्रणाली द्वारा भौतिक रूप से वितरित किए जाते थे। अगला आता है कि इसमें संचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें संचार के साधनों से लोगों और जगहों के बीच संदेश भेजे और पाए जाते हैं। संचार के साधनों में जो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक संचार होता है। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। तो इस टाइम पर जो है संचार का सबसे तेज साधन है वो है टेलीफोन। और आजकल हम एसटीडी और आईएसडी के जरिए दूर के शहरों और देशों में लोगों से बात कर सकते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में जानकारी दी जाती है और संचार के साधनों से व्यापारिक संबंध बनाए जाते हैं। जीवन जीने के लिए अनाज, सब्जियां और फल की आपूर्ति में संचार के साधनों का सहारा लिया जाता है। क्योंकि आप जो है इस टाइम जो है कभी ज़ोमैटो से खाना मंगा लेते हैं, ऑनलाइन कपड़े भी ऑर्डर करते हैं, जूते भी करते हैं, तो ये भी जो है सभी संचार के माध्यम हैं। संचार के साधनों ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। आज हम एक जगह बैठकर दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये सभी जो है संचार के माध्यम हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता शोषण के लिए कई कार्य प्रमुख हैं जिनमें एक है भ्रामक विज्ञापन। तो विज्ञापन में उत्पाद के बारे में गलत जानकारी देकर उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है। ये जो है उपभोक्ताओं का इस प्रकार भी शोषण होता है। दूसरा आता है मिलावट। तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खाने पीने की चीजों में मिलावट की जाती है। अगला आता है माप-तोल में कमी। तो कुछ दुकानदार ग्राहकों को कम तोलकर या कम मापकर जो है ठगते हैं। और दूसरा आता है कि ज़्यादा कीमत लेना। तो कुछ दुकानदार जिन चीज़ों पर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता, उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। अगला आता है घटिया सामान। तो कुछ उत्पादक जल्दी धन कमाने के लिए घटिया किस्म का माल बेचते हैं। और मानव सुरक्षा का पालन ना करना, यानी कि जो सुरक्षा मानकों का पालन ना करना, यानी कुछ उत्पादक बिना किसी मानक सुरक्षा के घटिया गुणवत्ता की वस्तुएं बनाते हैं। तो ये सभी इन सभी चीज़ों द्वारा जो है
उपभोक्ता का शोषण किया जाता है और ये जो है सभी उपभोक्ता के शोषण में शामिल होते हैं। और आगे आता है सेवा में कमी, यानी कि कई वस्तुओं को खरीदने के बाद सेवा की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर व्यापारी इसे नहीं देते हैं। और कृत्रिम अभाव, तो ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए विक्रेता बहुत सी चीज़ें होने पर भी उन्हें दबा लेते हैं और उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए ना जागरूक नागरिक बनना और सामान खरीदते समय कैश मेमो लेना ज़रूरी होता है। अगर आप जो है शोषण से बचना चाहते हैं, तो आप जो है उनसे अपना बिल ज़रूर लें, क्योंकि आप जो बिल बनवाते हैं, वो दुकानदार जो है उनको छुपा लेता है और वो जो है सरकार को टैक्स नहीं भरता है, जिसके कारण वो जो है उनकी संपत्ति जो है ब्लैक मनी में चली जाती है। और अगर आप इस चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आपको जो है जब भी आप सामान खरीदते हैं, तो उससे जो है आपको बिल ज़रूर लेना है। इसलिए आप जो है नागरिक जो है जागरूक बनिए, अच्छे बनिए। अब आते हैं हमारे मानचित्र संबंधी कार्य। तो कराची कहाँ स्थित है? तो कराची जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला आता है अमृतसर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर जो है पंजाब में स्थित है और इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ? तो वो भी अमृतसर में हुआ। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो भी अमृतसर में स्थित है। और किसी दिन जो है हम आपको ये जो है मैप में भी भरना सिखा देंगे। आपके लिए हम जो है 4-5 मैप लेके आएँगे, जिसमें जो है हम आपके लिए 5 वीडियो बनाएँगे, जिसमें से जो है हम आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन भी पता होने चाहिए मैप भरने के साथ-साथ, इसलिए जो हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको ये जो है याद रहें। अब हमारा नेक्स्ट है लाहौर कहाँ स्थित है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ पर 1929 का जो है ला अधिवेशन हुआ था। 1927 में हुआ था मद्रास में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और सितंबर 1900 यानी कि सितंबर 1920 में जो एक अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता में। अगला आता है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो वो है अहमदाबाद में स्थित है। और वाराणसी कहाँ स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि संगम कहाँ पर है? तो संगम जो है इलाहाबाद में है, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है। अगला आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है लखनऊ है। और संगम कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आपको 10th क्लास में 2 जो है वो दिए जाते हैं मैप, और उनमें जो है आपको एक तो आपको सही लिखने पर और दूसरा उसको जो है सही भरने पर जो है आपको ये नंबर मिलते हैं। और आगे आता है अभ्रक उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला जो है अभ्रक का जो है एक क्षेत्र है। और राजस्थान में जो भी अभ्रक पाया जाता है। अगला आता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ? तो वो हुआ था अमृतसर पंजाब में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।